तो बच्चों टॉपिक 7 है। ये जो चित्र है ये है धारावाही प्रणालिका। धारावाही प्रणालिका, ये जो गोल वृत्त जैसे बने हैं ये है कि उसके ऊपर एक फेरे लगते हैं। ये फेरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसकी अक्ष पर ये नरम लोहे की क्रोड है, नरम लोहे का टुकड़ा है। धारावाही प्रणाली जानते हो, इसमें बैटरी जुड़ी हो, रियोस्टेट जुड़ा हो, तो ये धारावाही प्रणालिका है। इसमें धारा बहती है। प्रणालिका के अंदर नरम लोहे की क्रोड है। तो अब जब प्रणालिका के अंदर नरम लोहे की क्रोड रखी है, प्रणालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र H बराबर NI एम्पियर पर मीटर, या जैसे प्रणालिका की अक्ष पर टेस्ला के पदों में लिखना हो तो ये टेस्ला के पदों में हो जाएगा H बराबर म्यू नॉट NI टेस्ला। जैसे आपने पढ़ा नहीं, प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र V बराबर म्यू नॉट NI होता है, ये आप पढ़ चुके हो। तो B की जगह ये B था प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ पर ये वायु चुंबकीय क्षेत्र ही है B, तो यहाँ पर हम H लिखेंगे। तो प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होगा B बराबर म्यू नॉट NI टेस्ला या NI एम्पियर पर मीटर। तो प्रणालिका की अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा H बराबर NI एम्पियर पर मीटर या H बराबर म्यू नॉट NI टेस्ला, जहां स्मॉल n पढ़ चुके हो, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एवं स्मॉल I प्रवाहित धारा है। अब जब प्रणालिका के अक्ष पर ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो चूंकि प्रणालिका की अक्ष पर नरम लोहे की क्रोड रखी है तो इसलिए नरम लोहे की क्रोड भी चुंबकित और विचुंबकित होगी। आपको लौह चुंबकीय पदार्थ या अणुचुंबकीय पदार्थ के गुणों में एक गुण समझाया था कि जब अणुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को वायु चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो छड़ क्षेत्र के समांतर होती है और विपरीत ध्रुव उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे ही ये जो नरम लोहे की छड़ है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगी और विपरीत ध्रुव उत्पन्न होगी। जैसे माना कि इसकी धारा के कारण यहाँ साउथ हो रहा है, यहाँ नॉर्थ हो रहा है, तो इसकी अक्ष पर यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, विपरीत ध्रुव उत्पन्न होंगे। तो यही मैंने लिखा है I प्रवाहित धारा है जिससे प्रणालिका के अंदर नरम लोहे की क्रोड चुंबकित व विचुंबकित होगी। चुंबकित का मतलब जैसे ऐसे है तो ये चुंबकित होना शुरू हो गई। अब जब इसमें धारा की दिशा बदल देंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो इसका जो चुंबकत्व है वो खत्म होने लगेगा, तो उसको हम विचुंबकन कहते हैं। तो नरम लोहे की क्रोड चुंबकित व विचुंबकित होती है। नरम लोहे की क्रोड की जिससे अब हमने क्या किया, नरम लोहे की क्रोड की चुंबकन तीव्रता I पढ़ चुके हो आप। I चुंबकन तीव्रता क्या कहलाती है? एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो नरम लोहे की क्रोड की चुंबकन तीव्रता I व वायु चुंबकीय क्षेत्र H में ग्राफ ऊपर प्रदर्शित है। ये ग्राफ प्रदर्शित है। इसमें क्या है, जब H का मान बढ़ाएंगे, H का मान कैसे बढ़ाएंगे, देखो स्मॉल म्यू नॉट तो स्थिर होता ही है, स्मॉल n स्थिर होता ही है। जब I का मान बढ़ाओगे तो ये धारा नियंत्रक है, इस धारा नियंत्रक से जब हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो I बढ़ेगा, I के बढ़ने से H बढ़ेगा, H के बढ़ने से इसके अंदर की चुंबकन तीव्रता भी बढ़ती चली जाएगी। A पर चुंबकन तीव्रता अधिकतम होगी, देखो A पर चुंबकन तीव्रता अधिकतम होगी, इसे संतृप्त अवस्था कहते हैं। इसके बाद जब H का मान बढ़ाओगे तो इसकी चुंबकन तीव्रता नहीं बढ़ेगी। फिर हम H का मान घटाएंगे। H का मान कैसे घटाएंगे, I का मान घटाएंगे। प्रवाहित धारा I का मान घटाने से H का मान घटेगा, तो H का मान घटाते जाएंगे तो I का मान भी घटता चला जाएगा। जिस H पर जब H का मान 0 हो जाएगा, H का मान 0 का मतलब जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, या यूं कहो कि कुंजी को
तब भी नरम लोहे का जो टुकड़ा था ये चुंबकित हो चुका है, तब भी इस नरम लोहे में जो चुंबकन है वो बचा रहेगा। इसे हम कहते हैं धारणशीलता। देखो यहाँ पर जब आपने यहाँ से यहाँ तक लाए, H का मान 0 कर दिया, तो OB के बराबर की चुंबकन तीव्रता इस नरम लोहे के टुकड़े में शेष रही। इसे हम OB को धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद अब H को विपरीत दिशा में बढ़ाते हैं। अब H नहीं बढ़ता विपरीत दिशा में, धारा विपरीत दिशा में बहती है, तो यहाँ से हम प्लस माइनस चेंज कर देते हैं। जब हम प्लस माइनस चेंज कर देंगे तो धारा विपरीत दिशा में बहेगी, और जब धारा विपरीत दिशा में बहेगी तो ये अब S का N हो जाएगा और ये N का S हो जाएगा। तो ये S इसको खत्म करने का प्रयास करेगा, ये N इसको खत्म करने का प्रयास करेगा, माने इसमें जो चुंबकत्व बचा था उसको समाप्त करने का प्रयास करेगा। देखो जरा ऐसे जब H का मान विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे, अर्थात धारा का मान विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे, तो चुंबकन तीव्रता घटने लगती है। एक निश्चित वाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर जो अवशेष चुंबकत्व है वो खत्म हो जाता है। इस वाह्य चुंबकीय क्षेत्र को, जिस वाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर अवशेष चुंबकत्व खत्म हो जाता है, इस वाह्य चुंबकीय क्षेत्र को निग्राहिता कहते हैं। तो देखो OC निग्राहिता कहलाती है। तो ये है OC, ये निग्राहिता कहलाती है। तो इस प्रकार से अब हम H का मान बढ़ाते जाते हैं, तो CDEFA के रूप में I परिवर्तित होती है। तो I का X से पश्चगामी, देखो अब H 0 तो I 0 नहीं होता, I फिर नेगेटिव में 0 होता है, तो I का X से पश्चगामी होना शैथिल्य कहलाता है, और इसके द्वारा घेरा गया वक्र शैथिल्य वक्र कहलाता है। और शैथिल्य ह्रास, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल शैथिल्य ह्रास होता है। जिसका क्षेत्रफल अधिक होता है उसमें शैथिल्य ह्रास ज्यादा होता है, जिसका क्षेत्रफल कम होता है उसमें शैथिल्य ह्रास कम होता है। तो यही मैंने इसमें लिखा है। फिर दोबारा समझो, तो मैंने ये बताया था यहाँ तक विचुंबकित होती है। नरम लोहे के क्रोड की चुंबकन तीव्रता I व वाह्य चुंबकीय क्षेत्र H में ग्राफ ऊपर प्रदर्शित है। ये प्रदर्शित अभी बताया। जब H का मान बढ़ाएंगे तो क्रोड की कैपिटल I बढ़ती है। H का मतलब मैंने सिर्फ H लिखा है, आप H के साथ वाह्य चुंबकीय क्षेत्र भी लिखोगे। जब वाह्य चुंबकीय क्षेत्र H का मान बढ़ाओगे तो क्रोड की चुंबकन तीव्रता I बढ़ेगी। देखो क्रोड की चुंबकन तीव्रता I बढ़ेगी OA भाग में। A संतृप्त अवस्था है, A को कहते हैं संतृप्त अवस्था। इसके बाद H का मान घटाने पर, H का मतलब वाह्य चुंबकीय क्षेत्र का मान घटाने पर। वाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैसे घटेगा? धारा का मान घटाने पर वाह्य चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। H का मान घटाने पर I घटता है। देखो H का मान घटाने पर चुंबकन तीव्रता I घटती है। ये AB भाग में। जब H बराबर 0 अर्थात वाह्य चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, ये देखो गया होता है, तब भी क्रोड में OB के बराबर की चुंबकन तीव्रता शेष रहती है। इसे धारणशीलता कहते हैं। इस OB को धारणशीलता कहते हैं। अब विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं। मैंने तुम्हें समझाया, इसको चेंज कर देंगे। विपरीत तो H विपरीत दिशा में बढ़ता है, अब H विपरीत दिशा में बढ़ता है, जिससे चुंबकन तीव्रता I घटने लगती है, बढ़ता है, जिससे I घटने लगती है। यहां पर लिखोगे जिससे I घटने लगती है। किस वक्र में? BC वक्र में। ये वक्र में जिस H पर I शून्य हो जाता है, तो इसको हम निग्राहिता OC कहते हैं। ये निग्राहिता OC कहलाती है। अब आती है धारणशीलता की परिभाषा, जो तुम्हें समझा दी। वाह्य चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने पर, जब H का मान शून्य होता है, तो नरम लोहे की क्रोड में जो चुंबकत्व शेष रहता है उसे धारणशीलता या अवशेष चुंबकत्व कहते हैं। निग्राहिता, जिस वाह्य चुंबकीय क्षेत्र पर अवशेष चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, ये
सी पर अवशेष चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है, इसे हम निग्राहिता ओसी कहते हैं। आई का सदैव एच से पश्चिमांगी होना शैथिल्य कहलाता है, और ये जो ओ ए बी सी वक्र है ये शैथिल्य वक्र कहलाता है। इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को शैथिल्य ह्रास कहते हैं। तो ये शैथिल्य वक्र के संबंध में इतनी जानकारी है, इसको बार बार देखोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है नरम लोहे तथा स्टील के शैथिल्य वक्रों में अंतर। तो जो ये पतला है ये नरम लोहे का है, चुंबकन तीव्रता आई और एच वाई चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ग्राफ है। तो देखो ए बी सी डी ई एफ ए ये नरम लोहे का है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, इसके बाद यहाँ डी डैश ई डैश एफ डैश ए डैश ये स्टील का है। पुरानी किताबों में इस स्टील को फौलाद भी लिखा है। तो ये इसके चुंबकन तीव्रता में अंतर समझाना है। देखो ध्यान से, ये नरम लोहे की चुंबकन तीव्रता स्टील से अधिक होती है। देखो ये नरम लोहा है, ये नरम लोहा का वक्र पतला वाला, नरम लोहे की चुंबकन तीव्रता स्टील से अधिक होती है। पहला अंतर। नरम लोहे की धारणशीलता एक ही बात है, अवशेष चुंबकत्व या धारणशीलता। देखो नरम लोहे की धारणशीलता या स्टील की धारणशीलता, देखो नरम लोहे की धारणशीलता ओबी स्टील की धारणशीलता ओबी डैश से अधिक है, या नरम लोहे का अवशेष चुंबकत्व ओबी स्टील के अवशेष चुंबकत्व ओबी से अधिक है। पहला अंतर। दूसरा देखो नरम लोहे की निग्राहिता ओसी स्टील की निग्राहिता ओसी डैश से कम है। तीसरा नरम लोहे के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल स्टील से कम है। इसका मतलब यह है कि नरम लोहे में शैथिल्य ह्रास स्टील से कम होता है। तो यह है नरम लोहे और स्टील के शैथिल्य वक्रों में अंतर। नेक्स्ट बच्चों, नरम लोहे व स्टील के चुंबकीय गुणों में अंतर। देखो ध्यान से, नरम लोहे और स्टील की दो समान लंबाई व समान मोटाई की दो छड़ें लेकर, एक नरम लोहे और एक स्टील की समान लंबाई समान मोटाई की दो छड़ें लेकर समान फेरे लपेट कर, भूल जाएंगे, समान फेरे लपेट कर देखो ये फेरे, समान फेरे लपेट कर समान धारा समान समय तक प्रवाहित कराती है। समान धारा समान समय तक प्रवाहित कराते हैं। कुछ समय बाद धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं, दोनों में धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं। तो निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। जब हम लोहे की छीलन के पास ले जाते हैं तो निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। पहला देखो, नरम लोहे में लोहे की छीलन अधिक इकट्ठी होती है, स्टील में कम होती है। इसका मतलब यह है नरम लोहे में लोहे की छीलन स्टील से अधिक इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है। अर्थात नरम लोहे की धारणशीलता या चुंबकन तीव्रता स्टील से अधिक होती है। या चुंबकत्व कहना चाहिए, चुंबकन तीव्रता चुंबकत्व। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया। दूसरा, फिर देखते हैं कुछ समय बाद नरम लोहे की छीलन धीरे धीरे गिरने लगती है और स्टील की नहीं गिरती। इसका मतलब ये होगा कि नरम लोहे की निग्राहिता स्टील से कम होती है। तो इसलिए स्थायी चुंबक, देखो इसकी जितना चुंबकत्व तो पहले था उतना ही परमानेंट बना रहा, क्योंकि भले ही लोहे की छीलन कम इकट्ठी हुई थी, जितना स्थायी चुंबकत्व था उतना बना रहा। इसलिए स्थायी चुंबक जितनी नरम लोहे की छीलन इकट्ठी थी उतनी हमेशा इकट्ठी बनी रही। इसीलिए स्थायी चुंबक स्टील के, इसमें देखो भले ही इसने ज्यादा छीलन इकट्ठी की थी, पर उस जो छीलन इकट्ठी की थी वो धीरे धीरे गिरने लगी। इसका मतलब उसका चुंबकत्व तो खत्म हो गया। अस्थायी चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। तो आपके घरों में जो बैल में घंटी होती है उसमें देखो नरम लोहे लगा होता है, और जो परमानेंट जब जरूरत पड़ती है वो स्टील का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात में इतना अंतर है बच्चों। कभी कभी आते हैं स्थायी और अस्थायी चुंबक के गुण लिखो।
2 नंबर में कभी 3 नंबर में आते हैं। तो स्थायी चुंबक में निम्न गुण होना चाहिए। उच्च धारणशीलता, इसका ऐसा गुण उच्च धारणशीलता होनी चाहिए जिससे कि यांत्रिक विक्षोभों की उपस्थिति में प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न कर सके। माने यदि कोई हिल रहा है या कुछ और, ऐसे हम यांत्रिक विक्षोभ कहते हैं। तो यांत्रिक विक्षोभों की उपस्थिति में भी ये प्रबल चुंबकत्व उत्पन्न कर सके। उच्च निर्ग्राहिता होना चाहिए जिससे कि इसका जो चुंबकत्व है वो ताप परिवर्तन और रखरखाव से नष्ट ना हो सके, इसलिए इसकी निर्ग्राहिता उच्च होनी चाहिए। दूसरा उच्च निर्ग्राहिता। अब है अस्थायी चुंबक में निम्न गुण होना चाहिए। कम वाय चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम चुंबकन तीव्रता, जैसे लोहे की घंटी घटती है तो भले ही कम करंट बहे तो उसमें अधिक चुंबकत्व उत्पन्न हो जाए, जिससे कि वो जैसे कि उसके बाहर के उसमें ढक्कन में टक 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 की आवाज कर सके। तो यही है, कम चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम चुंबकन तीव्रता हो। दूसरा उच्च धारणशीलता हो। तीसरा निम्न निर्ग्राहिता हो। तो ये इसके गुणों में अंतर है। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के दोलन। माने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चुंबकीय द्विध्रुव जैसे चुंबकीय सुई या दंड चुंबक या धारावाही प्रणालिका होती है तो इसमें कितना दोलन काल इसका कितना होता है, इसकी गति कैसी होती है, ये समझाना है। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें ये चुंबकीय सुई है, देखो जैसे चुंबक और चुंबकीय सुई दोनों को रखने का तरीका एक ही है, साउथ इधर की ओर एन इधर की ओर। चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव जैसे चुंबकीय सुई, वह चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा डिग्री पर है। देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चुंबकीय द्विध्रुव जैसे चुंबकीय सुई जिसका चुंबकीय द्विध्रुव गुण m है, बी से थीटा डिग्री पर है। बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा डिग्री पर है। तो बला गुण टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। समीकरण नंबर 1। यदि माना चुंबकीय सुई का जड़त्वाघूर्ण आई है और इसका कोणीय त्वरण अल्फा है, टाउ बराबर आई अल्फा। समीकरण नंबर 2। दोनों एक ही है तो बराबर कर दिया और ऋण का चिन्ह लगा दिया। ऋण का चिन्ह इसलिए कि अल्फा व थीटा परस्पर विपरीत दिशा में है, तो ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि अल्फा व थीटा परस्पर विपरीत दिशा में। तो अल्फा बराबर माइनस आई का पक्षांतर करेंगे बटे में हो जाएगा एम बी बटे आई साइन थीटा। यदि थीटा सूक्ष्म है तो साइन थीटा लगभग बराबर थीटा के होगा। तो अल्फा बराबर माइनस एम बी बटे आई इंटू थीटा। अल्फा अनुक्रमानुपाती थीटा और आगे एम बी बटे आई बराबर नियतांक। तो त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, कोणीय त्वरण कोणीय विस्थापन थीटा के अनुक्रमानुपाती एवं दिशा विपरीत है, इसलिए इसकी गति सरल आवर्त गति होगी। सा आगा सरल आवर्त गति होगी। अब आवर्त काल निकालना है तो समीकरण 3 की अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से तुलना करने पर तो ओमेगा स्क्वायर बराबर है एम बी बटे आई। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट एम बी बटे आई। आवर्त काल टी बराबर होता है 2 पाई बटे ओमेगा। ओमेगा का मान रख देंगे तो टी बराबर 2 पाई बटे अंडर रूट एम बी अपॉन आई। आई बटे की बटे में ऊपर पहुंचेगा तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी। तो इस तरह से हम इस चुंबकीय द्विध्रुव के आवर्त काल की गणना कर लेते हैं। तो ये लेसन पूरा हुआ। इसके निर्णय आप लगाएंगे। एक निर्णय लाया है 2020 में 29 का खा है। एक परिनालिका के क्रोड में भरे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 400 है। आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर कहलाती है। म्यू आर 400 है। इसमें 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। यदि 1 मीटर लंबाई में फेरों की संख्या 1000 हो तो चुंबकन तीव्रता h और चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करना है। तो देखो म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता 400, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या 1000। देखो I 2 एम्पीयर की धारा बहती है तो H बराबर एन आई एम्पीयर पर मीटर, क्योंकि चुंबकन तीव्रता का मात्रक होता है एम्पीयर पर मीटर। तो मैंने अभी समझाया था H बराबर एन आई एम्पीयर पर मीटर। तो n 1000 में 2 का गुणा करेंगे तो 2000 एम्पीयर पर मीटर चुंबकन तीव्रता का मात्रक होता है। तो चुंबकन
वैसे हमने जो पढ़ाया है वो आई से इंडिकेट किया है, यहाँ चुंबकन तीव्रता को एस से इंडिकेट किया है। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट म्यू एन आई होता है। अब आप पढ़ चुके हो म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू जीरो होता है, इससे म्यू बराबर म्यू आर इंटू म्यू जीरो रख देंगे, तो म्यू की जगह रख देंगे म्यू आर इंटू म्यू जीरो इंटू एन आई, तो 400 गुणा 4 पाई गुणा ये हो जाएगा। यदि आपके ऐसे समझ में नहीं आता है तो इसको एक समझने का और तरीका है कि जैसे मैंने आपको समझाया है B बराबर म्यू नॉट एन आई, ये निर्वात के लिए, ये निर्वात के लिए, और यदि म्यू आर अपेक्षित चुंबकशीलता की क्रोड रख दें, म्यू आर अपेक्षित चुंबक शीलता की क्रोड रखें, B बराबर इसमें म्यू आर और गुणा हो जाता है म्यू आर म्यू नॉट एन, ऐसे भी आप समझ सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आए। तो म्यू आर का मान 400, म्यू नॉट का मान आप पढ़ा चुके हैं 4 पाई गुणा 10 की घात 7, एन का मान 1000 और इसका मान 2, हल करेंगे इतना टेस्ट हो गया। तो ये है न्यूमेरिकल जो इस साल आया था, ये पाठ पूरा हो गया, इसके समय में तुमको लगा होगा घर में।